हमने पढ़ा था एसी थ्रू रजिस्टर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एसी थ्रू कैपेसिटर। हमने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर से पास कर सकता है, लेकिन आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर से कैसे पास करता है। इस मकसद के लिए हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को लो पावर बल्ब के साथ जोड़कर स्विच की मदद से कैपेसिटर से जोड़ा है। जब स्विच को क्लोज़ करेंगे, क्लोज मीन ऑन, तो करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। लो पावर बल्ब लेने का मकसद ये है ताकि थोड़ा सा करंट भी गुजरे, हमें पता चल जाए कि बल्ब ग्लो कर गया और करंट पास हो रहा है। क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, जब ये पास करेगा 0 से T/2 तक चार्जिंग का अमल होगा। जिस तरह आपको फिगर में नज़र आ रहा है, 0 से T/2 तक अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है और लोअर पे नेगेटिव। तो हम लिख रहे हैं इंक्रीजिंग, यानी कि ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और नीचे वाली पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो 0 से T/2 तक चार्जिंग का अमल होगा। T/2 से T तक अपर प्लेट पे जो पॉजिटिव था अब वहाँ पे नेगेटिव आना शुरू हो गया, और जहाँ पे पहले लोअर प्लेट पे नेगेटिव था अब वहाँ पे पॉजिटिव आना शुरू हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में पहले से मौजूद चार्ज डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से हमने लिखा डिक्रीजिंग। तो पता क्या चला, 0 से T/2 तक चार्जिंग का अमल होता है, T/2 से T तक डिस्चार्जिंग का अमल होता है। दूसरे लफ्ज़ों में 0 से T/2 तक चार्ज इंक्रीज़ होता है कैपेसिटर की प्लेट पे, और T/2 से T तक चार्ज डिक्रीज़ होता है। डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। उसकी रीज़न ये है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम होता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट करंट पास नहीं कर सकता। अल्टरनेटिंग करंट पास कर सकता है। उसको पैसेज को वो कैसे पास करता है आज हमने देखना है। जिस तरह हम जानते हैं इन केस ऑफ कैपेसिटर Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या Q इज़ इक्वल टू CV। हमारे पास जो वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, जिसकी वैल्यू अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इज़ इक्वल टू V0 साइन थीटा। थीटा की जगह अगर मैं ओमेगा टी लिखूँ तो इक्वेशन ए मेरे पास बन जाती है V0 साइन ओमेगा टी। पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन बी, तो मेरे पास आ जाता है Q इज़ इक्वल टू CV0 साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ऊपर दी गई इक्वेशन का, Q वैल्यू का, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब मैं dQ/dt करूँगा, dQ/dt विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज़ कॉल्ड करंट। एक्चुअली मैं करंट का रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ। याद रखें, जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा, CV0 के हैं, दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे। और साइन ओमेगा टी पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी, जैसा कि साइड पे लिख के भी दिखाया गया। इसके बाद फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। फंक्शन जो है साइन ओमेगा टी का फंक्शन क्या है, ओमेगा टी। अगेन नीचे वाली इक्वेशन में अगर देखें, ओमेगा कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा dt/dt। तो मेरे पास बचा I इज़ इक्वल टू CV0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। CV0 ओमेगा जो है एक कांस्टेंट है, अगर इसको हम चेक करें ये I0 के बराबर है, तो हमारे पास रिलेशन आ गया I इज़ इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पे अगर गौर किया जाए, इक्वेशन फर्स्ट वोल्टेज की है V इज़ इक्वल टू V0 साइन थीटा, और इक्वेशन सेकंड जो है करंट की है I इज़ इक्वल टू I0 कॉस थीटा। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री करूं तो हमें पता चलता है कि वोल्टेज साइन की वजह से 0 हो जाएगा, और करंट क्या होगा, I0, क्योंकि कॉस 0 मैक्सिमम जवाब देगा। 90 डिग्री बाद वोल्टेज मैक्सिमम होगा और करंट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से कितने डिग्री से, 90 से। ये फिगर में 3 वेव फॉर्म ड्रा किए गए हैं। चार्ज और वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो सेम है, क्योंकि हमने पढ़ा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन करंट का जो वेव फॉर्म है वो लीड कर रहा है वोल्टेज वाले से कितने डिग्री से, 90 से, जिस तरह क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से क्लियर हो रहा है। मेमोराइज़ करने के लिए हम C फॉर करंट और C फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से। वोल्टेज हमेशा रेफरेंस एक्सिस पे होता है, तो हमने क्या देखा, फेजर डायग्राम में हम देख रहे हैं करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। इसके साथ साथ हमने पढ़ना है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है, वो अपोजिशन जो कैपेसिटर AC के फ्लो को देता है, इसे कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। रिएक्टेंस का फार्मूला रेजिस्टेंस वाला ही है। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V/I, तो रिएक्टेंस कैपेसिटर की XC का फार्मूला V/I। तो रिएक्टेंस के यूनिट भी रेजिस्टेंस वाले हैं, ओम। याद रखें, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस के। दोनों को कंबाइन करें
कंबाइन करने के बाद प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह इक्वलिटी में बदलें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट यहाँ पे जो आ रहा है 1/2 पाई, जिस तरह हम जानते हैं 2 पाई एफ इक्वल टू ओमेगा, तो एक्स सी को हम यूँ लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी। अब शुरू में हमने जिक्र किया कि डीसी पास नहीं कर सकता कैपेसिटर से, उसकी क्या रीज़न है। याद रखें प्योर डीसी जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, जिस तरह आपको ये ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है, और प्योर डीसी में कोई साइकिल नहीं होते। इसका मतलब ये है कि प्योर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अगर मैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर के रिलेशन में फ्रीक्वेंसी की जगह 0 पुट करूं, जिस तरह डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो मेरे पास XC का आंसर इन्फिनिट आता है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूँ कह सकता हूँ कि कैपेसिटर की सूरत में डीसी को जो अपोजिशन मिलती है वो इन्फिनाइट होती है। इसी वजह से डीसी कैपेसिटर के अंदर से पास नहीं कर सकता। हमारे पास एग्जांपल 2 है जिसमें कैपेसिटेंस, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, रिएक्टेंस निकालनी है कैपेसिटर की और करंट निकालना है। रिएक्टेंस का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर देखा 1/2 पाई FC। ये वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास XC का आंसर 31.8 और यूनिट हमें पता है ओम्स। करंट निकालने के लिए वोल्टेज जो दिया है 24 वोल्ट और रिएक्टेंस की वैल्यू 31.8 जब पुट करेंगे तो एम्पेयर में हमारे पास करंट आ गया 0.75। इसी के साथ होमवर्क में लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया था, नेम द डिवाइस दैट विल परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। परमिट परमिशन से निकाला है उसने, यानी कि उस डिवाइस का नाम बताएं जो परमिशन देता हो डायरेक्ट करंट को और रोकता हो अल्टरनेटिंग करंट को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो इंडक्टर का है। उसमें हम देखेंगे कि इंडक्टर डीसी को तो फ्लो करने देता है लेकिन ब्लॉक करता है या रोकता है किसको, एसी को। तो पहले का आंसर क्या होगा, इंडक्टर इज़ अ डिवाइस दैट परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोजिट द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दूसरे में उल्ट करके पूछा है उस डिवाइस का नाम बताएं जो परमिशन करता है अल्टरनेटिंग करंट को और रोकता है डायरेक्ट करंट को। ये अभी हमने पढ़ा कि कैपेसिटर वो डिवाइस है जो डीसी को नहीं जाने देता, डीसी को रोक लेता है और गुजरने किसको देता है, अल्टरनेटिंग करंट को। इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया कि डबलिंग फ्रीक्वेंसी से रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम देख रहे हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जब मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करूँगा तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर हाफ हो जाएगी। इसी तरह कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अगर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर को देखा जाए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो अगर XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे XL भी डबल हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।